अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ है मुस्तफ़ा खान। और जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, आज जुमा है और आज कॉलर्स डे है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स टेक अ कॉल। राहील अशर हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक वैसे ही है, वैसे ही है सर। वैसे ही है जी। अच्छा ज़रार भाई, बात करूंगा ये जो केपीके में चेंज हुआ है, इस हवाले से दो छोटी छोटी बातें करूंगा। एक तो ये था कि गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, पीटीआई वाले कहते हैं ये इल्जाम था। अगला ये था कि जी इमरान खान नहीं चाहते थे कि केपीके में आर्मी एक्शन हो, वो उनके अगेंस्ट थे। और गंडापुर साहब ने उनको कह दिया था कि जी अगर हमने ये ऑपरेशन नहीं होने दिया तो फिर केपीके को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया देख लें। आज डीजीआई एसपीआर ने मीटिंग की, फिर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा। अब जिनका चीफ मिनिस्टर के लिए नाम दिया है वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, वो कन्फ्रंटेशन की सियासत करते हैं, चले जी इस्लामाबाद में आके चढ़ाई करते हैं। और फिर सबसे बड़ा ये कि वो केपीके में आर्मी एक्शन रोकने की बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान यही उनका है कि जी केपीके में आर्मी एक्शन नहीं होना चाहिए। अभी हमारे 2 अफसर और 11 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद हमारी आर्मी ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया। तो मेरा सवाल ये कि आया वो भी जो नए साहब आ रहे हैं वो गंडापुर की साहब की तरह मैनेज होंगे या वो कंसल्टेशन करेंगे? अगर उन्होंने कंसल्टेशन की तो फिर फ्यूचर क्या होगा उनका? हाँ, मेरा मेन सवाल ये है आज। ठीक है। अच्छा जी, जहाँ तक देखें, जहाँ तक हम सुहेल अफरीदी की प्रोफाइल को जानते हैं और जहाँ तक हम उसको उनके मतलब सिलेक्शन की वजूहात जानते हैं, तो मुझे तो इस वक्त कॉन्फ्रंटेशन ही लगती है। अब हाँ, वो एक अलग बात है कि जब आप एक सूबे के वज़ीर आला बन जाते हैं तो कुछ आपके ऊपर प्रेशर्स भी होते हैं और आपके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं जिनके अंदर आपको खेलना पड़ता है। आई थिंक इनिशियली डेफिनेटली आप एक कॉन्फ्रंटेशनल स्टांस देखेंगे। आगे जाते हुए क्या होगा ये कहना अभी, मतलब आई नो ये बड़े एक रिवायती किस्म का जुमला है, लेकिन ये अब इस वक्त कहना मुश्किल है। गंडापुर साहब की बारे में मैं सिर्फ इतना भी कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो आपको पता है कि बुशरा बीबी और खान साहब की जो बहनें हैं वो एक पेज पर नहीं होती, राइट, अपोज्ड होती हैं। गंडापुर साहब के मामले में बज़ाहिर वो एक पेज पर थी, तो ये भी एक फैक्टर है आई थिंक अली अमीन गंडापुर के रिमूवल का। गंडापुर को भी जब लाया गया था तो वो भी वॉर टाइम सीएम था। जो शख्सियत है, लंबे बाल, शेर वाला और तड़ी और वो सारा, तो उनको भी इसी नीयत से लाया गया था कि ये थोड़ा खड़े हो जाएंगे, वॉर टाइम सीएम है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जाहिर है कि फिर वो अकेला सीएम जो है, सीएम भी बारह इंसान ही होता है, तो और उसको पूरी ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके, मरकज को साथ लेके, इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना पड़ता है, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में। तो कोई भी आए तो वो है ना, नमक दर काने नमक सर, वो तो होना ही पड़ता है, ऐसा है। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। कामरान अली है नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं एक तो खातून अव्वल जो हैं वो आसफा भुट्टो जरदारी, उनसे दरख्वास्त है कि कुछ जो अभी चाइना का विजिट किया है ताज़ा तरीन, और दूसरा सऊदी डेलीगेशन भी आया हुआ है सिंध, तो कुछ इन्वेस्टमेंट जो है उनका रुख जो है वो नवाबशाह अपने हल्के की तरफ वो मोड़ें। सही। और काफ़ी मसाइल हैं हल्के के अंदर, जो है सुई गैस के बिलिंग का मसला है, हेस्को की तरफ से भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि थोड़ा ट्रैफिक के मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, तो वो अपने हल्के की तरफ थोड़ी तवज्जो दें। पहले जरदारी साहब थे हल्के से, तो ये है कि अब वो हैं, तो इस सिलसिले के अंदर जो है वो सोचें अपने हल्के की आवाम का, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रुख इस तरफ मोड़ें। ठीक है, बिल्कुल सही है। आई थिंक एक बहुत ही जायज़ मुतालबा है, और यकीनन मतलब एज ए से चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो बंदे को अपने हल्के का तो ख्याल रखना ही चाहिए असूलन। मलिक राशिद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप लोग खैरियत से हैं? बिल्कुल सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि बड़ी एग्रेसिव थी, बड़ा उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि
दहशत गर्दी वाकई बहुत बढ़ गई। हमारे जो शोहदा हैं, जो हमारे जाने कुर्बान कर रहे हैं इस मुल्क और कौम की खातिर, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। और दहशत गर्दी की हमें मजम्मत करनी चाहिए। पूरी कौम फौज के साथ है, वो जो भी है आगे बढ़कर फैसला ले, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबियां देगा उनको। बात ये है कि थोड़ा सा नैरेटिव आज सामने आया कि खान साहब के बारे में, कि खान साहब को वैसे थोड़ा सा पीछे देखा जाए तो उनके नैरेटिव की समझ नहीं आती। वो थोड़ा सा एक पैरेलल लाइन चला रहे हैं कि अवाम के लिए वो कह रहे हैं जी कि हकीकी आज़ादी हमने हासिल करनी है। उसकी एक मिसाल ये थी कि वो साइफर लटकाया, उन्होंने लहराया हवा में कि ये डोनाल्ड लू जो है उन्होंने इंटरफियर किया है और एक सॉवरन कंट्री है पाकिस्तान, और रजीम चेंज की वो बात कर रहा है कि अगर बात ना माने। फिर वो खुद ही जब ट्रंप इंतजामिया आ रही थी तो फिर उसके लिए उन्होंने लॉबी मुकर्रर की, वहाँ लॉबिस्ट उनको पैसे दिए, फाइनेंस किया कि इनको प्रोवोक करें कि यहाँ इंटरफियर करें और रजीम चेंज कराएं कि मैं हकदार हूँ। फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ 2018 में इन्होंने हाथ मिलाया, आज उनसे रियासत से ये टक्कर ले रहे हैं। तो बात ये कि हकीकी आज़ादी किससे हासिल करना चाहते हैं? असल में मेरे ख्याल में उनकी अपनी एक जिद होती है जो वो जब तक वो पूरी ना हो उसके लिए जितना ही नुकसान क्यों ना करना पड़े, वो उसके लिए चाहे मुल्क और कौम जितना भी नुकसान उठा ले वो उससे पीछे नहीं हटेंगे कि उनकी जिद पूरी होनी चाहिए। उनकी हिकमत अमली और दानिशमंदी का अंदाजा ये है कि जितने भी उन्होंने फैसले किए हैं, पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा सूबा है वहाँ उन्होंने उस्मान बुज़दार को इस तरह लगाया कि ये वसीम अकरम प्लस हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरा प्लस जैसी साबित हुई। उसके बाद अब केपी का वजीर आला लगा रहे हैं, उसमें वो सिर्फ उसमें मकसद ये आ रहा है कि ये टकराव करना है। मैंने नहीं देखा कि जेल में कभी कोई उन्होंने अपना वफ्द बुलाया और कहा हो केपी के वजीर आला को कि अवाम के जो मसाइल हैं और सिक्योरिटी के जो इशू हैं उस पर आपने क्या प्रोग्रेस की है, अवाम को हमने रिलीफ कैसे देना है और क्या आपने किया और आगे आपने क्या करना है। यही होता है कि ये आपने क्या सेटिंग की है, क्या मेलजोल किया है, मुझे बाहर निकालने के लिए आपने क्या ऐलान किए हैं। यानी इनके जो फॉलोअर्स हैं उनका अखलाक ये देखें कि अगर आप खान साहब हक में रहें तो हक परस्त कभी भी गालम गलोच नहीं करते। उनके कमेंट्स तो पढ़े आप, वो अब्यूज नहीं करते। हक परस्त जो लोग हैं वो जान दे देते हैं लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटते। उन्हें कम से कम लोगों को मेलाइन नहीं करना आता। ये तो मेलाइन कर रहे हैं रियासत को, जिस रियासत को ये मेलाइन कर रहे हैं उस पर हुकूमत भी करना चाह रहे हैं। ये यानी डबल स्टैंडर्ड है। आपकी क्रेडिबिलिटी ये है कि आपको थोड़े से मच्छर लड़ने लग जाते थे इस्लामाबाद में तो आप हेलीकॉप्टर में बैठ के नथिया गली चले जाते थे। ये आपका फिक्र है कौम के लिए। आप खुदा का वास्ता अपनी नौजवान नस्ल जो आपको फॉलो कर रही है उनके अंदर मुस्बत रवैया लाएं, पॉजिटिविटी लाएं, उनको आप इस मुल्क के लिए तैयार करें। देखिए कप्तान की जो लाइफ होती है वो पायलट लाइफ होती है, वो सारी जिंदगी कप्तान ही रहता। पायलट भी जब ग्राउंड होता है तो फिर वो नेक्स्ट पायलट तैयार करता है। इनको भी चाहिए आगे नौजवान नस्ल है, नए कप्तान तैयार करें। ये आपने पैरेलल किसी बंदे को तैयार ही नहीं होने देते। टकराव किसी चीज का हल नहीं है, ये कोई मुदब्बराना फैसला है। पूरी दुनिया आज हमारी स्टैब्लिशमेंट की, फौज की, हिकमत अमली की तारीफ कर रही है। ये हुकूमत जैसी तैसी भी थी, आप तो इस मुल्क को डिफॉल्ट तक ले आए, इसने आपको डिफॉल्ट से कितना दूर ले गए। आप यही कहते रहे कौम को कि आप घबराना नहीं, अब घबराना नहीं, आखिर हम डिफॉल्ट तक पहुंच गए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2-3 साल में हम मईशत काफी हद तक बेहतर हो गई। सिक्योरिटी के इशू हमें बाहर से शायद इतने नहीं है जितने आज मुल्क के अंदर हैं। खुदा का वास्ते इस कौम का हाथ बने, इनके बाजू बने और इनका साथ दें आप। जिन दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं वो इंडिया की गोद में बैठे हैं। इंडिया हमसे डायरेक्ट ठीक है, आपने जी बिल्कुल अंदाज में सारी चीज़ें जो हैं वो हाँ एक दो पॉइंट्स हैं कि हाँ बिल्कुल, जो जहाँ तक फॉलोअर्स की बात है तो ये तो एक मशहूर है कि आप हल्की सी तनकीद भी करें तो एक लाइन से बड़ी खूबसूरत जुमलों के साथ वो आपके सामने आते हैं। और मोहब्बत में फ़र्क होता है, ये भी है। दूसरा कि जहाँ तक केपी की बात है तो बिल्कुल हमारी काफ़ी जो वहाँ के जो बड़े इंसाफ़ी हैं और एनालिस्ट हैं उनसे भी बात होती है। वो कहते हैं कि जी केपी हुकूमत का मकसद ही गवर्नेंस कतन नहीं है, वो सिर्फ है कि उसको आप एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करें वफाक या रियासत पर प्रेशर डालने का। मेरा ख्याल है कि इसमें अब कोई दो राय नहीं है। एक वक्त पे शायद गवर्नेंस एक प्रायोरिटी थी, अब वो बिल्कुल नहीं है। सीएम का चॉइस भी ये मेरा ख्याल है रिफ्लेक्ट करती है कुछ हद तक। देखते हैं क्या होता है। मज़हर अली शाह हैं कराची से। वालेकुम जी। वालेकुम।
जब से टाइम चेंज हुआ है आज पहली कार मिली है। आपको पता था या नहीं? आपको पता लगा या टाइम चेंज का या नहीं पता लगा? नहीं टाइम मुझे पता था। मैंने 2-3 दफा ट्राई भी किया लेकिन मिला नहीं। चले प्रोग्राम आकर देखता हूँ वापस, रिटर्न वापस करके ये जो टीवी का स्मार्ट टीवी पे मैं रिटर्न करके देखता हूँ, ठीक, लेकिन मिस नहीं किया कोई भी प्रोग्राम, लेकिन मेरा लगा नहीं। बहरहाल आज ये सारी 2-3 फोन आई हैं जो रिसेंट टॉपिक है पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस पर मेरी बात करने की जो है वो बहुत सारे लोग बात करेंगे। मैं 2-3 और पॉइंट पे बात करूंगा। एक तो मुझे एक थोड़ा इत्मीनान हुआ कि गजा के बच्चों को जो चेहरों पर खुशी मुझे नजर आई, हाँ। इतने मतलब क्या उनके अजमत को सलाम है कि 70,000 लाशें उठाकर भी वो लोग जो खुश हैं और एक खंडर पे खड़े होकर वो चल रहे हैं, तो बड़ा इत्मीनान हुआ। और इत्मीनान और खुशी इस बात की है कि मुझे आज अमन का नोबेल इनाम का ऐलान हुआ है और खुशी इसकी है कि ट्रम्प को नहीं मिला। हाँ, इसकी इतनी खुशी की बात वैसे नहीं है सर, क्योंकि जो वेनेजुएला की जिस खातून को मिला है वो मतलब अब क्या बंदा कहे, उसने एक तो नेतन्याहू से बाकायदा बराह रास्त अपील की थी कि आप हमारी मदद करें मेरी हुकूमत गिराने में। उन्होंने ये भी कहा है कि जी अगर मैं कभी इक़्तिदार में आई तो मेरा पहला काम होगा कि वेनेजुएला का जो सफारत खाना है वो मैं यरूशलेम शिफ्ट करूँगी। और अभी मैं टाइम मैगज़ीन में इसका प्रोफाइल पढ़ा था इनका, जो बड़ी एक मतलब कि यार क्या शानदार औरत है ये वो। फिर मैंने पढ़ा कि प्रोफाइल लिखी किसने है, किसने लिखी थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने। तो ट्रंप को नहीं मिला, बिल्कुल उनको जाहिर है कि इस बात का अफसोस है, लेकिन ये खातून जिस तरह लोग इनको पेश कर रही है ना कि वो डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रही है, अथॉरिटेरियनिज्म के लिए फाइट कर रही है, शी इज ऑल्सो अ टूल ऑफ एम्पायर मेरी नजर। लेकिन हाँ आप फरमा रहे थे, लेकिन वो व्हाइट हाउस वालों ने फिर भी अपनी वो तो करेंगे ना यार, वो निकाली है कि जो नोबेल कमेटी है ये मेरिट से ज्यादा सियासतबाजी पे उतर आई। यार ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। अच्छा बाय द वे इस खातून ने भी ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है कि जी ये आई वुड लाइक टू डेडिकेट माय विन टू डोनाल्ड ट्रंप, जिसने हमारे मुल्क के लिए इतना काम किया। क्या काम किया? पूरे मुल्क को घेरा हुआ है, उस पर सैंक्शंस भी लगाई हुई हैं और जो किश्तियां वहां से निकल रही हैं उन पर बम्बारी कर रही है। तो बहुत ही मुहिब्बुल वतन की वो ड्रग्स वाली कश्तियां, ड्रग्स वाली कश्तियां। हसन अली है जी, अस्सलाम वालेकुम। सर आज की अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही बात करना चाहूंगा कि जो कि उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट या फिर फर्स्ट रीजन है वो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका उसके लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। तो व्हाट आई वांट टू आस्क कि आप लोग को चाहूंगा उसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया करें। क्या उसका नाम ही है नेशनल एक्शन प्लान कि उसका तमाम स्टेक होल्डर्स, कोई एक पार्टी नहीं, कोई एक शख्स नहीं, कोई एक प्रोविंस नहीं, सबका उसके अंदर कुछ ना कुछ आई एम श्योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और उसको मूविंग फॉरवर्ड अपनी कैपेसिटी में रहते हुए उसका सद्भाव या उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो क्या कोई एक शख्स, एक पार्टी फील्ड या एज अ होल तमाम स्टेक होल्डर्स ने कहीं ना कहीं अपने हिस्से में कुछ ना कुछ कोताही की जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका? दैट्स नंबर वन। एंड उससे जरा मुख्तलिफ एक सवाल दूसरा है कि जो हमास का सर रोल रहा है फॉर दी पैलेस्टाइन कॉज, उसमें आप लोगों को उस पर भी थोड़ा सा तज्जिया कीजिएगा कि वो ओवरऑल उसकी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डे वन और आज तक, बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, फंडिंग फ्रॉम इसराइल एक्सेट्रा, क्या वो फलस्तीन कॉज के लिए और लोगों के लिए वो नेट पॉजिटिव था या नेट नेगेटिव रहा और न्यूट्रल? इसके ऊपर अब चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं यार। हाँ लेकिन अच्छा सवाल है। वक्फा लेना है, वक्फे के बाद जवाब दें, अभी दे दें, क्या करना है अभी? अच्छा, पहला जो आपका सवाल है नेशनल एक्शन प्लान, इसका एक्रोनिम क्या बनता है? NAP। मतलब नैप, अंग्रेजी में नैप का मतलब क्या है? सो जाना। तो हाँ, इसमें तकरीबन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसी ना किसी वक्त पर जब उनको काम करना था वो नैप ले रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है कि कभी कभी ना जाग जाए वो बात कर लेता है, जब तक वाजदा बात कर लेते हैं। हमास नेट नेगेटिव या न्यूट्रल, अगर अच्छा ये अब एक दो जुमलों में इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है हसन साहब, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी अपनी नाक़िस राय में, आप ये देखें कि 6 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन का कॉज कहाँ था और आज कहाँ से कतई नज़र कि वहाँ पर गज़ा में हुआ क्या है, कत्ले आम हुआ है, लाखों लोग कत्ल हुए हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ना ही मैं कभी सोच सकता था कि इज़राइल का लफ्ज़ ही एक गाली बन जाए।
राइट, इजराइली एक गाली बन जाए, ज़ायोनिज्म एक गाली बन जाए, और अब लोग इस बात से नहीं डरते कि ओह ये तो यहूद दुश्मनी है, तुम कैंसिल हो जाओगे। लोग अब खुल के बातें कर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10 लाखों करोड़ों लोग। तो आई थिंक कि अगर हम सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त हम महदूद पैमाने से इसको देखें कि पैलेस्टीनियन कॉज हम हाईलाइट कितना हुआ है, तो फिर मेरा ख्याल तो नेट पॉजिटिव ही है। अगेन इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड आंसर। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। कराची से हैं इमरान इकबाल एडवोकेट। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। Thank you very much for inviting me in this healthy program, healthy discussion which you are doing. जी। और I just want to ask you about the role of the current government. I really appreciate the steps being taken by the current government in respect of the economic activity. थोड़ा सा उर्दू में भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल सही है। मतलब मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, इसके कुछ स्टेप्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू जस्ट आस्क के मैं इसमें आप क्या समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है कि जो करंट गवर्नमेंट है क्या वो मैनेज कर पा रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी को? नंबर 1 ये। नंबर 2 कि क्या जो हमारा इस वक्त राइजिंग इन्फ्लेशन है और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, क्या वो इफेक्टिव है? क्या उसको गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर पा रही है? नंबर ये मेरा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल ये है कि जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जी देखिए हमारे लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है इस वक्त? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है या डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट? मेरा ख्याल है दोनों। जी बिल्कुल। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट होती है सर, फॉरेन हो या डोमेस्टिक। लेकिन हमें तो जरूरत है फॉरेन की ज्यादा। मेरी ओपिनियन ये है। हाँ। मेरा अपना पॉइंट है कि फॉरेन की ज्यादा हमें जरूरत है। सही। और क्या गवर्नमेंट जो है कोई रिस्पॉन्ड कर रही है सर? ठीक है, तीनों सवाल आपके आ गए। अगर जो लोकल इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस देख के ही फॉरेन इन्वेस्टर आमतौर पे आने पे आमादा होता है। अगर अभी हमने 3-4 दिन पहले इसी मौजू पे बात की थी, जैसे गुल अहमद, यूनुस दागा साहब के साथ। हाँ, गुल अहमद वगैरह जो हैं वो वहाँ से कुछ शोबे यहाँ से पाकिस्तान से वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो हम हैं। तो अब ये है कि अगर वाकई हुकूमत चाह रही है, सिर्फ ख्वाहिश से तो डीज़ल से गाड़ी चलती है, ख्वाहिश से तो गाड़ी नहीं चलती। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि हमें वो सब पॉलिसियाँ अपनानी पड़ेंगी जो बाकी हमारे जैसे मुल्कों ने अपनाई हैं, जैसे बांग्लादेश है, जैसे वियतनाम है, इसी तरह के, कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्वेस्टमेंट का फ्लो उस तरफ है और हमारी तरफ नहीं है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं जो मौजूदा सूरत हाल है। बिल्कुल। मोहम्मद अवैस हैं नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो 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 मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे सर। सबसे पहले तो मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में सर सेनेटर मुश्ताक पीर साहब और निज़ामी साहब और जो साथी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए समूद फ्लोटेला का हिस्सा बने, उन सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। और इसमें आप लोगों का भी यकीनन एक बड़ा हाथ है कि आप लोग हमेशा जो दीगर बेकार किस्म के मसाइल जो सब तमाम जगह पे डिस्कस होते हैं, आप लोगों ने भी इस इशू को उठाए रखा और इसके साथ साथ दीगर जो हमारे मुल्क की सीरियस मामलात हैं उनको भी आप लोग डिस्कस करते रहे इस दौरान सर। थैंक यू। तो मैं बस यहाँ पे एक चीज और भी इनके लिए पेश करना चाहूंगा कि जो शिकवा में एक लाइन है, दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो इन्होंने आज के दौर में भी ये बात साबित करके दिखाई कि तमाम तर मुश्किलात और हुकूमत की उस तरीके की सपोर्ट ना होने के बावजूद इन्होंने अपने से पूरी कोशिश की और अल्लाह की मदद के साथ सुरखरू होकर भी आया कि यकीनन इस वक्त जो भी पीस के जो मामला चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका एक वाज़ेह तौर पर इनका एक हिस्सा उसमें मौजूद है और रहेगा। ठीक है सर। इसके बाद एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने अपनी पिछली भी एक कॉल में ये चीज डिस्कस की थी, जो मुल्की मईशत है, चूंकि मैं इससे दूर नहीं रह सकता, मैं एक सीरियस डिस्कशन ये हमेशा रहती है। इसमें अगर देखा जाए तो अभी आप लोगों का ही पिछले प्रोग्राम में भी ये चीज डिस्कस हुई थी कि कंपनीज जा रही हैं और ये जैसे भी मुआशी हालात हैं, और आज एक खबर ये भी थी कि वो IMF कुछ मजीद टैक्सेस लगाने के बारे में बात कर रहा है। मेरी सिर्फ इसमें गुजारिश ये थी कि सर
हमारे मुल्क में हम वो अवाम है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सदका खैरात में पार्टिसिपेट करते हैं। बेशक। तो हमारे गवर्नमेंट बजाय ये कि वो BISP के ऊपर इतना सपोर्ट कर रही है, ये जो पेंशन खत्म की जा रही है, ये जो काम करने वाला और टैक्स देने सबका, इसको सपोर्ट क्यों नहीं की जाती? मैं थोड़ा इसके बारे में चाहता हूँ कि आप कुछ तबसरा करें। बजाय जो काम कर रहे हैं, कुछ कमा के लोगों को सदका खैरात करते हैं, उनका साथ दिया जाए, बल्कि मजीद भीख मांगने वालों ठीक है। अच्छा वैसे साहब देखें, अच्छा ठीक है, देखिए अक्सर लोग BISP के बारे में ये बात करते हैं और मुझे हमेशा अफसोस इस बात का होता है कि ठीक है, देखिए ये एक सेफ्टी नेट है और माना कि अब लोग कहते हैं लोगों को बेकारी बना दिया, ठीक है, कुछ लोग हैं जो जिनके घर चलते ही शायद इस पे हैं या वो जिंदा ही इस चीज़ पे हैं। इससे शायद बेहतर होता कि अगर आप ये एक दलील पेश करते, फॉर एग्जांपल, कि सर जो सब्सिडीज मिलती हैं एलीट क्लास को वो काट कर जो टैक्सेस कम किए जाए, वो टैक्सेस कम की जाए या टैक्स पेयर को रिलीफ की जाए। हमारी हमेशा नज़र पता नहीं क्यों BISP पे जाती है जो पर्क्स मिल रहे हैं टॉप लेवल्स पर, ब्यूरोक्रेसी को क्या किसी को भी, हम वहाँ क्यों नहीं फोकस करते? क्योंकि अगर आप वो देखेंगे ना सर, BISP उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आप एक सेफ्टी नेट निकाल दें तो देखें आप, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, वो सब आपको नहीं फर्क पड़ेगा, आपको यकीनन वैसा फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को मिल रही है आप उनसे पूछे ना उनको कितना फर्क पड़ता है, और वाकई फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दुनिया का बेस्ट प्लान है या इसमें बेहतरी नहीं आ सकती, हरगिज़ नहीं। लेकिन यार अगर हमने कहीं कटौती लगानी है तो वो अशरफिया की एक्सपेंडिचर्स और सब्सिडीज और इन चीज़ों पे लगनी चाहिए ना। मेरी राय तो ये है। क्या ख्याल है वो सर? और वैसे भी गुर्बत का जो रेशो है वो 40 से अब बढ़ के 45% हो गया है। बिल्कुल। बाकी दुनिया में कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। या मतलब एक इनफैक्ट जब लोग कहते हैं ना सेफ्टी नेट, मैं तो कहता हूँ सेफ्टी वॉल्व है यार। हाँ, तो सेफ्टी वॉल्व है, इसको बंद कर दोगे ना तो फट जाएंगी चीजें। एलीट कैप्चर की बात करें, एलीट कैप्चर की बात करें ना, एलीट कैप्चर की बात। जिन्हें 1000, 2000, 5000 मिल रहा है, क्या कर लेंगे उससे वो? अच्छा, सरमायादारी निज़ाम में हमेशा ये किया जाता है, मिडिल क्लास को कहा जाता है कि यार आपका मसला पता है क्यों है? क्योंकि ये जो आपसे जो एक तबका नीचे है ना, हाँ। इनको बड़ी रिलीफ मिल रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, आप ये ना देखें कि हम क्या खाएं, ये दिस इज द, डोंट फॉल फॉर इट यार, डोंट फॉल फॉर इट। मोहम्मद अकील हैं कराची से। वालेकुम सलाम जी। आज एक कराची में वाकया हुआ था, सुपर हाईवे पे डबल केबिन गाड़ी को हाईजेक करके चीन के लड़के को मारकर ले गए, और उसका अभी शाम में जामशोर में वो गाड़ी बरामद हुई और 4 डकैतों को मार दिया गया। ठीक है, मैं इसको एक लिंक दे रहा हूँ कि हमारी कराची में कितनी गाड़ियां जाती हैं, चोरी होती हैं। देखिए रास्ते तो सबको पता है ना किन रास्तों से जा रही है, इनको हम लोग क्यों कॉर्डन ऑफ नहीं कर रहे हैं फुल तरीके से? देखें, जिंदगी भर की जमा पूंजी लोगों की गाड़ियां जा रही हैं, जान जा रही है, दोनों चीजें जा रही है। आज देखें ISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी एक बात उन्होंने पॉइंट आउट की कि नॉन पैड गाड़ियां हमारे मुल्क में सर्वाइव हैं जो घूम रही हैं। तो ये नॉन पैड गाड़ियां आती कहाँ से? 2 ही रास्ते, या तो हवाई जहाज से या 5 रोड से। तो इसे इनको ब्लॉक करने का प्रॉपर क्यों इंतजाम नहीं किया हमारे सूबों ने? सही जाने भी जायज है सर, सबसे बड़ा मेरा यही सही है। जायज बात है, जायज बात है, ये किया जा सकता है। अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत है, क्यों नहीं? कराची के अंदर आने और बाहर निकलने के 64 रास्ते हैं, ये ज़हन में रहना चाहिए। फेयर मुल्क में आने जाने के भी कई रास्ते बेशुमार। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर है सैफुर रहमान है कराची से। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आप लोगों के? बिल्कुल खैरियत। अच्छा सर, मैं बेसिकली थोड़ा सा आप लोगों को कटहरे में खड़ा करने के लिए आज मैंने कॉल की है। पिछले दिनों शब्बर जैदी साहब का प्रोग्राम देख रहा था मैं, काफी पुराना प्रोग्राम था। उन्होंने ये कहा था कि वैसे तो हम जैसे बैठते हैं डिस्कस करते हैं ना कि पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार कौन है, अदलिया है, सहाफ़ी है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेसी है, तो उन्होंने इसमें सबसे टॉप पे सहाफ़ियों को रखा था। सही है। अच्छा, वैसे भी आजकल सहाफ़ी कौन है कौन नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि टीवी पे 7 से 12 तक प्रोग्राम होते हैं, हर आदमी के नाम के नीचे सीनियर तजज़ियाकार लिखा होता है। जूनियर हम होते नहीं है कभी। अच्छा, तो बहरहाल जूनियर होते नहीं है। अच्छा, उसमें मैंने फिर थोड़ा सा गौर किया तो मैंने कहा सहाफ़ियों के साथ इसमें दानिश्वरों को भी शामिल करने। अब मैं आपको इसकी 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। अब दयानतदारी की जहाँ जरूरत होती है कि अगर कोई शख्सियत आप जिक्र कर रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू दिखाएं।
हमारे अभी 5 जनवरी आएगी भुट्टो साहब की बरसी की यौम पैदाइश, सॉरी, उस पे उनके सिर्फ पॉजिटिव कारनामे बताए जाएंगे। ये नहीं बताया जाएगा कि जब यहिया खान और मुजीब के दरमियान इक़्तिदार की जंग लड़ रही थी तो भुट्टो साहब किस साइड पे खड़े हुए थे, और ये नहीं बताया जाएगा कि पाकिस्तान की पहली जमहूरी हुकूमत थी जिसने 2 सूबाई जमहूरी हुकूमतें तोड़ दी थी। पाकिस्तान की पहली जमहूरी हुकूमत थी जिसने नेशनलाइजेशन करके पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया। ये मतलब नेगेटिव पहलू बिल्कुल ही नजरअंदाज हो जाते हैं। यार मुझे बात बताए, एक बात बताए लेकिन सैफुर रहमान साहब, इस पर कितने प्रोग्राम हुए हैं भुट्टो साहब पर? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ भुट्टो साहब को तो एक देवता का दर्जा दे दिया गया ना हमारे शाफी बरादरी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप स्पेसिफिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, अच्छा अलबत्ता एक तो हमें, मेरा ख्याल है कि मेन स्ट्रीम टीवी पर तो हमें कभी चांस ही नहीं मिलता या वक्त ही नहीं मिलता कि हम बात करें कि यार ये इसका जन्मदिन था या ये उसकी बरसी है। कम ही टाइम मिलता है हमें क्योंकि दिन में ही 1000 चीज़ें हो रही होती हैं। जहाँ तक मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, अनलेस कि वो कोई बिल्कुल ही कोई वन साइडेड चीज़ हो, तो ये नेशनलिज्म का जिक्र भी है, 71 का जिक्र भी है, बलूचिस्तान में ऑपरेशंस भी का भी जिक्र है, ये हर चीज़ों का जिक्र है यार। तो मेरा तो आपसे सवाल है कि क्या आप खुद सिलेक्टिवली पढ़ रहे हैं और सिलेक्टिवली देख रहे हैं या आप वाकई पूरे स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं? जहाँ तक शबर जैदी की बात है तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। मेरा तो ख्याल है कि वज़ीर आज़म को फांसी भी सहाफ़ियों ने ही दी है इस मुल्क में, हुकूमतें भी सहाफ़ियों ने गिराई हैं, जो टारगेट किलिंग है वो भी सहाफ़ियों ने की है यकीनन, दहशत गर्दी में तो सहाफ़ी है। तो वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स। सैफुर रहमान साहब, आप भी फिंगर पॉइंटिंग ही कर रहे हैं, तो हमारे पे अगर फिंगर पॉइंट करके खुश हो रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, यू नो। लेकिन आई थिंक इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। आई डोंट नो, आपका सही है, ठीक है, ठीक है। हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है सर, यही जमहूरियत का हुस्न है। मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, मेरे 2 सवाल है, एक आपसे है, दूसरा मेरा खोड़ो साहब से है। खान साहब, एक बात मुझे बताइए कि 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जनरल ज़ियाउद्दीन बद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। क्या उनका ये इक़दाम आईनी था, कानूनी था? अगर ये दोनों, ये आईनी और कानूनी था, तो फिर उनके इस फैसले को क्यों नहीं माना गया? ये मैंने टीवी पर खुद देखा था। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा मेरा सवाल है खोड़ो साहब से है कि खोड़ो साहब अक्सर ये बात करते हैं कि रियासत होती है मार के जाती है। मैंने कभी ये बात की ही नहीं है। नहीं कर रहे, नहीं वो बात वो प्रोग्राम करते हैं ना तो जिक्र करते हैं। मैंने तो नहीं की कभी। अच्छा नहीं सर, मैंने कभी की ही नहीं। इनफैक्ट जब लोग ये बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि यार हाँ, लेकिन माँ सौतेलियाँ भी हो सकती है, अच्छा सौतेली माँ भी प्यार कर सकती है। अच्छा सर सुन लेना, सवाल मेरा सुन लेना सर। चले। 17 जून 2014 को मॉडल टाउन लाहौर में 14 आदमियों को मार दिया गया। ठीक है सर जी, किसी आदमी को कोई सजा नहीं हुई, किसी कातिल को कोई कुछ भी नहीं हुआ। इसी शहर में 1974 में एक कत्ल होता है अहमद रजा कसूरी के वालिद मोहतरम जी साहब को फांसी लगा दी जाती है। क्या अपना नहीं तो मैं क्या करूँ इसके बारे में? हाँ ये सब नहीं तो क्या 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 किया जाए इसके बारे में सलीम साहब? मतलब मैं 1974 में एक कत्ल होता है, यकीनन 2 दिन पहले भी एक कत्ल, में क्या करना चाहिए इनके बारे में? नहीं, कुछ नहीं, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। आमिर अली हैं कराची से। जी थैंक यू वेरी मच। मैं इस हवाले से सिर्फ बात करना चाहता था कि जो आपने कुछ देर पहले मईशत के हवाले से कहा कि अवाम का 45% लोग खते गुर्बत से भी नीचे आ चुके हैं जी। तो इस हवाले से तो हमें अब इस मुल्क में कुछ ज्यादा होपफुल तो कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। इट सीम्स के ऑनवर्ड्स ये 50 पर भी पहुंच सकता है, 55 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जो हालत इस वक्त है कि लोगों को, आम लोगों से तो बहुत ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट जबरदस्ती या जिस भी तरीके से ले रही है जी। लेकिन कोई आई मीन टू से कि जीडीपी ग्रोथ या लोगों की कुव्वत खरीद के हवाले से तो कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। तो आखिर इस मुल्क में मिडिल क्लास या मुतवस्सित तबका है, उसको जिंदा रहने का कोई हक मिलेगा या पीपल हैव टू सफर द वे दे आर कीप सफरिंग राइट नाउ? इवन नल का पानी तक साफ नहीं है, और जो पानी हम जैसे लोग समझते हैं कि अयाशी है, जो बॉटल्ड वाटर खरीदते हैं उस पर भी टैक्स, दवाई पर भी टैक्स, और फ्यूल खरीदें तो उस पर टैक्स।
तो आखिर हर एक चीज पर टैक्स है, सिर्फ सांस लेने पर टैक्स नहीं है जी। आमिर भाई आप तो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को जिंदा रहने का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 45% खत गुर्बत के नीचे लोग हैं, आधी तकरीबन आबादी पाकिस्तान की, क्या उसे ज़िंदा रहने का हक मिलेगा या नहीं? मिडिल क्लास तो फिर भी उसके मुकाबले में कम है। हाँ, और दूसरी बात है कि हम देखें, जब हम बात करते हैं ना कि चलो ग्रोथ 2.6 है, 2.7 है, ये असल में फिर सिफर है, क्योंकि आपकी आबादी भी 2.5% है, 2.5%। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अच्छा, एक और इसके साथ एक जुड़ी हुई खबर ये भी है कि अभी हमें वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री से वाटर स्कैर्स कंट्री डिक्लेयर किया गया। पानी के ज़ख़ीरों में कमी नहीं आई, आबादी में इजाफे की वजह से। सो एनीवे, हमारा वक्त अब यहीं पे तमाम होता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मंडे को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।